Hello friend, welcome to our channel Selection Tak. This is lecture number 12 of Indian Polity. Today we are going to see the topic Vice President, Council of Minister and Attorney General of India AGI. इस तीनों के बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल दिया हुआ है किस आर्टिकल में है। ये एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, इसका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड इलेक्शन प्रोसेस। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अपॉइंटमेंट, टर्न्योर, स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आज का लास्ट टॉपिक रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI। इट मीन्स भारत के लिए अगर भारत सरकार पर किसी भी तरह का केस होता है तो वो उसका केस जो लड़ेंगे उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अब तक टोटल 11 लेक्चर देख चुका है, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 तक आर्टिकल वाइज फंडामेंटल ड्यूटीज तक देखा था। उसके बाद हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। प्रेसिडेंट टॉपिक, आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट से स्टार्ट हो रहा है। जनरली एग्जाम में आर्टिकल नंबर 51 तक ही आर्टिकल वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वहाँ तक एक एक पॉइंट में डील किया हुआ है। जिन्होंने भी इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है वो लोग लेक्चर देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 63 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक में इसका जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होता है हमारे कंट्री में। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट ये सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है। ठीक, बट इसको सुपर फ्लो हैनेस भी कहते हैं। सुपर फ्लो हैनेस का मतलब हो गया कि जिस हिसाब से इसका पोस्ट है उस हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट को शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट को कुछ शक्ति प्राप्त है, बट वाइस प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा किसी भी तरह का शक्ति प्रदान नहीं है। ओनली अगर राष्ट्रपति नहीं होते इंडिया के तो मैक्सिमम 6 मंथ तक वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। इट मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिक हो जाएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है? इंस्पायर्ड बाय अमेरिका। तो आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। देयर विल बी। आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो जाएंगे, एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर रहे हैं, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसके अलावा किसी और पोस्ट पर वो नहीं होंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होंगे। आर्टिकल 65 क्या कहते हैं? इफ द प्रेसिडेंट वाज एब्सेंट देन वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे उनके केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसमें है कि वो 6 मंथ तक ही वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के रोल पर रहेंगे। और 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना होगा। और वो वाइस प्रेसिडेंट जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं रहेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट विल while he holds office of president does not act as a chairman of Rajya and does not receive salary of chairman of Rajya। इट मीन जिस टाइम वो प्रेसिडेंट के पद पर होंगे तो सिर्फ उनको प्रेसिडेंट वाला सैलरी मिलेगा और जो भी अलाउंसेस होते हैं, जो भी सुविधाएं प्राप्त होती है उसको वाइस प्रेसिडेंट का मिलेगा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का पद उनका छूट जाएगा। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के पोस्ट पर कार्य कर रहे होंगे तो उनको क्या क्या मिल रहा होगा? पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की शक्ति है वो सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी सैलरी होती है एक प्रेसिडेंट की वो अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस प्रेसिडेंट को दिया जाता है वो, और जो भी प्रिविलेजेस है इतनी सुविधाएं हैं वो सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट जिस टाइम प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे होंगे उस टाइम उनको मिलेगा। बट ही डज नॉट गेट, और जनरली वाइस प्रेसिडेंट को एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई भी सैलरी नहीं मिल रहा होता है। सैलरी डिडंट गेट। उनको सैलरी किस बात का मिलता है? वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी चेयरमैन का मिलता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का। तो यहाँ पर वही बात, एज ए वाइस प्रेसिडेंट ही डज नॉट गेट एनी सैलरी,
ही गेट सैलरी एज ए चेयरपर्सन। चेयरपर्सन जो वो राज्यसभा के हैं उनको उनका सैलरी मिलता है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट किसी भी तरह का सैलरी नहीं मिल रहा होता है। अब इलेक्शन प्रोसेस इट मीन्स उनके प्रोसेस में कौन कौन भाग लेगा वाइस प्रेसिडेंट के, तो ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों। इट मीन्स जैसे कि राज्यसभा में टोटल 16 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो भी इसमें वोट कर सकते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस वही है जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस हो जाता है, लाइक एज द प्रेसिडेंशियल प्रोसेस। इसमें भी सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, कि जितने भी वोटेड मेंबर है इसमें उनको इट मीन्स 50% प्लस 1% ऑफ वोट लाना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को, जितने भी टोटल मेंबर वोट दे रहे होंगे उनका वैल्यू निकाल करके। इसमें मेंबर ऑफ स्टेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेंबर ऑफ स्टेट काम नहीं कर मतलब वोट नहीं करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट वाले में वोट करते थे। एमएलए एंड एमपी उसमें दोनों वोट करते थे, बट इसमें सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा इट मीन सिर्फ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट कर रहे होते हैं। ठीक। आर्टिकल 63(3). अब क्वालिफिकेशन, वो बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उन्होंने 35 ईयर्स ऑफ एज हासिल कर लिए हों और वो राज्यसभा बनने के मेंबर योग्य होना चाहिए। एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर बनने योग्य होना चाहिए, ना कि होने चाहिए। ठीक। क्या क्वालिफिकेशन हो गया? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक, 35 ईयर ऑफ एज कंप्लीट हो जाए हो गया हो, और साथ में वो राज्यसभा के मेंबर बनने योग्य हो। बस ये 3 कंडीशन है। आर्टिकल 66 का पार्ट 4 क्या करता है? अगर वो किसी पहले से प्रॉफिट ऑफ ऑफिस प्रॉफिट पर है तो वो इस एलिजिबल नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इफ अ पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट नॉट एलिजिबल फॉर वाइस प्रेसिडेंट, तो वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट नहीं होंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है, तो जिस टाइम वो इलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही मस्ट रिजाइन बिफोर टेकिंग ओथ, तो ओथ लेने के पहले उनको अपने प्रीवियस मेंबर से ओथ इट मीन्स शपथ ग्रहण के पहले उनको रिजाइन देना होगा। आर्टिकल 66 का 5 ये कहता है। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल के लिए होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ। ही कैन, अगर उसको अपना रिजाइन देना है तो वो प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन अपने जिस टर्म में है उस टर्म के ड्यूरिंग किसी भी समय पर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इवन इफ अगर वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है 5 साल का वो कंप्लीट हो गया, तो वो उसका तो टर्म कंप्लीट हो गया, मीन्स वो पोस्ट खाली रहेगा नहीं। जब तक न्यू वाइस प्रेसिडेंट कोई और सक्सेसर उनका नहीं आ जाता है तब तक उस जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो तब तक उस पोस्ट पर बने रहेंगे। तो आर्टिकल 67 का पार्ट सी कहता है इवन इफ टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम हिज, जब तक नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आ करके शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहेंगे। नो आर्टिकल 67 का पार्ट बी, इसमें कहा गया कितना अगर रिमूवल करना है वाइस प्रेसिडेंट का तो फिर क्या प्रोसेस है? तो सेम प्रोसेस है जैसे कि प्रेसिडेंट का होता था। ठीक। इसमें भी पहले 14 दिन पहले उसको नोटिस देंगे, फिर इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करवाएंगे। टोटल का वोटेड बाय 2 + 1 इट मीन्स जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं, सबसे पहले इसमें होता है कि कितना प्रेजेंट होना चाहिए। अगर स्पेशल मेजोरिटी का बात है तो स्पेशल मेजोरिटी में एक नियम होता है कि पहले जितने भी टोटल सपोज उस टाइम
टोटल 543 मेंबर होते हैं लोकसभा के, ठीक। तो इसमें से सपोज कुछ पोस्ट खाली भी हो सकता है, तो सपोज मान लेते हैं कि टोटल 540 है, तो 540 का आधा 271 मेंबर मिनिमम उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए विथ इफेक्टिव मेजोरिटी, तभी पास होगा। 271 मेंबर उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए। और एक होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसमें कि 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 का प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर है इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसमें कि 50% से ज़्यादा, इट मीन्स 50% +1 इतना वोट पक्ष में जाना चाहिए था, ठीक। उसके बाद फिर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करवा दिया जाएगा। अब 68 का पार्ट 1 इलेक्शन कैसे होगा। इन केस ऑफ वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ VP इलेक्शन विल बी हैव हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल। 62 कहता है कि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होगा उससे तुरंत ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए। और 68(1) में सिंपल बात कर रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के ख़त्म होने के पहले, पोस्ट एंड होने के पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। इलेक्शन विल बी हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। 68 में टर्म कहता है, 68 के पार्ट 2 में कहता है अगर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है तो इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल हो जाना चाहिए, ठीक। और आर्टिकल 69 ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहता है। तो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट करवाएगा या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई अपॉइंटेड पर्सन। कौन करवा सकता है वाइस प्रेसिडेंट का ओथ, या प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के द्वारा, या प्रेसिडेंट के बिहाफ में कोई और पर्सन। और इसका ओथ के बारे में कहाँ दिया गया, इसका ओथ के बारे में खुद आर्टिकल नंबर 69 में दिया हुआ रहेगा। बहुत सारे ओथ जो है पार्ट शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, बट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर उन्हीं के साथ दिया गया है जिस आर्टिकल में बात किया जा रहा है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो आर्टिकल 69 में ही दिया गया है। फंक्शन एंड पावर क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है जे एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बस एक ही पावर। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है, किसी वजह से प्रेसिडेंट का सीट खाली है, तो तब उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट का रोल एक्ट करेगा फंक्शन एंड पावर में। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विदाउट चार्ज एंड डिप्टी मिनिस्टर। ये सारे लोग को मिला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। इतने सारे लोग को मिला करके प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वेदर इट इज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, ये किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, जिनको कि कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो मिला हुआ, जैसे कि किसी को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिला हुआ हो, जैसे कि अभी नितिन गडकरी को कौन सा डिपार्टमेंट है मिला हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, ये उनके पास है। तो इसी तरह बहुत सारे जो होते हैं पोस्ट होते हैं, जो मेन पोस्ट पर व्यक्ति होते हैं, मेनली 10-15 मंत्री जो मेन पोस्ट पर होते हैं और जो हमेशा PM के साथ रहते हैं, उन्हीं को कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। ओनली कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडेड, ठीक। इसके हेड कौन रहते हैं, PM, ठीक। ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट विच इंडिपेंडेंट चार्ज मैनी पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट व्हेन कॉल्ड अपॉन। और जनरली कैबिनेट मिनिस्टर ही सारे डिसीजन को, मतलब कि मेन डिसीजन जो होता है इंडिया में देखा गया वो कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर का निक नेम किचन मिनिस्टर भी रखा गया है, जहाँ सब कुछ वहीं पर बन जाता है। द टर्म कैबिनेट
हमारे ओरिजिनल संविधान में जो कैबिनेट टर्म था वो नहीं था, उसको एक संशोधन हुआ 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 आर्टिकल 52 में, तब जाकर के कैबिनेट वर्ड ऐड हुआ था। और किस लिए? क्योंकि कैबिनेट वर्ड ऐड हुआ था कि टोटल मेंबर का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 74(1) कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके प्रोविजन, सबसे पहला प्रोविजन क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। एंड द प्रेसिडेंट विल एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है अपना काम किसके बेसिस पर करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेसिस पर। और अंडर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये लिखवा दिया गया, द प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कुछ चीज़ों में छोड़ करके जो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेक की शक्ति है प्रेसिडेंट की, उस विवेक की शक्ति को छोड़ करके वो सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही करता है प्रेसिडेंट। सब चीज़ में साइन प्रेसिडेंट का होगा, बट एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन? पीएम। इट मीन्स पीएम जो कहेगा प्रेसिडेंट को वो जनरली मानना पड़ता है। आर्टिकल 72 इसमें है, मिनिस्टर गेव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड सो व्हाट, अगर जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दिया है वो किसी भी कोर्ट में एग्जामिन्ड नहीं होगा और ना ही इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू ऐसा ताकत है कोर्ट का कि वो किसी भी चीज़ को सही है या गलत है ये चेक कर सकता है, बट जो एडवाइस दिया गया है वो नहीं कर सकता है। आर्टिकल 74 का पार्ट 2 कहता है, द क्वेश्चन ऑफ वेदर द मिनिस्टर गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड इफ सो व्हाट एडवाइस विल नॉट बी एग्जामिन्ड इन एनी कोर्ट। द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्रेसिडेंट विल नॉट बी नॉट सब्जेक्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू। इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। अब अपॉइंटमेंट कैसे होगा पीएम का एंड अदर मिनिस्टर का? जनरली जो मेजोरिटी पार्टी का जो मुखिया होता है उसको प्रेसिडेंट या पीएम अपना लेकर के जाता है। पीएम ने उस टाइम वो सिर्फ एक मेंबर रहते हैं, मेंबर के रूप में कि हाँ हम पीएम बनेंगे, और फिर पीएम जिसको एडवाइस करता है, जिनका लिस्ट प्रेसिडेंट को देता है, वो लोग क्या बन जाते हैं? मिनिस्टर बन जाते हैं। तो द पीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पीएम किनके द्वारा अपॉइंटेड होगा? प्रेसिडेंट। बट वो मेजोरिटी पार्टी का जनरली हेड होता है, ना कि प्रेसिडेंट अपने मन से भी किसी को भी पीएम अपॉइंट नहीं कर सकता है। हाँ, पीएम उस टाइम, प्रेसिडेंट उस टाइम अपने मन से किसी को भी पीएम अपॉइंट कर सकता है जिस टाइम किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही हो या कोई और पार्टी अपना नाम लेकर के प्रेसिडेंट के पास नहीं आ रहा हो। सिर्फ उसी केस में प्रेसिडेंट अपने मन से पीएम किसी को भी बना सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि तुम अपना बहुमत साबित करो। बट जनरली देखा जाता है कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है जिन्होंने 50% प्लस सीट जीता है वो अपना किसी एक नेता को पीएम के पद पर चूज़ करते हैं। तो द पीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पीएम किसके द्वारा अपॉइंट होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड अदर मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ सेम पीएम। सेम पीएम के एडवाइस पर अदर मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। 91 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भी टोटल मेंबर होते हैं लोकसभा के उससे ज़्यादा उसका 50% ही मिनिस्टर बन सकता है कि उनको किसी न किसी जगह का चार्ज दिया जाता है। ओनली 50% ऑफ मेंबर, अगर सपोज टोटल मेंबर अभी 543 है जनरली इतना, तो 543 का 15%, तो 543 का 15% अप्रोक्स 70-75 के आसपास हो गया, 78। तो अप्रोक्स इतने जो है मिनिस्टर हो सकते हैं। आर्टिकल 75(2) द मिनिस्टर होल्ड हिज पोस्ट ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट का वो मिनिस्ट्री का पोस्ट, वो मेंबर हमेशा रहेगा, मेंबर जो है वो हमेशा रहेगा, लेकिन वो जो किसी भी डिपार्टमेंट का उसको पोस्ट दिया गया होगा तो सिर्फ मिनिस्ट्री का जो पोस्ट है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर, इसमें प्रेसिडेंट के मन पर उस पोस्ट को वो धारण कर रहा है। जिस दिन प्रेसिडेंट का मन हो गया वो उस पोस्ट पर से उनको हटा करके किन्हीं और को बैठा देते हैं। तो मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो किसी फिक्स टर्म नहीं है, डज नॉट है, उसका फिक्स टर्म नहीं है। वो किसके प्रसाद प्रत्यानयन पर अपना सीट
पर है तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर किसी भी मिनिस्टर को किसी भी टाइम रिमूव किया जा सकता है, एनी टाइम ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑन द एडवाइस प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर किसी भी मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव पीएम एज लॉन्ग एज ही और सी हैज़ मेजोरिटी। जब तक उसके पास मेजोरिटी है तब तक प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते हैं। और ये जनरल फंडामेंटल होता है किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिल करके लोकसभा के कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट मीन्स मेजोरिटी पार्टी का मिनिस्टर, मेजोरिटी पार्टी के मेंबर और जिनको साथ में मिनिस्टर का पद दिया गया है, अगर वो लोग लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी में है तब तक उनके पास वो पोस्ट रहेगा। ठीक, जैसे ही वो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का दर्जा खोते हैं तो सभी को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। आर्टिकल 74 का पार्ट 4 कहता है जो सभी मिनिस्टर के जो ओथ है वो कहाँ पर दिए गए हैं, 3rd शेड्यूल में। और ये लोग पद के साथ साथ गोपनीयता में, इट मीन्स सीक्रेसी का भी जो है शपथ लेते हैं। बट प्रेसिडेंट प्लस में वाइस प्रेसिडेंट ये लोग सिर्फ ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। सीक्रेसी का ये लोग शपथ नहीं लेते हैं, सिर्फ ओथ लेते हैं। गोपनीयता का मतलब कि जो भी इसके पास न्यूज़ है वो लोग पब्लिक में तक नहीं करेंगे जब तक सबका मन नहीं हो, तब तक वो काम स्टार्ट नहीं हो जाए, जब तक वो पार्लियामेंट के सदन में पारित नहीं हो जाए तब तक उस चीज़ को ये लोग अपने पास ही रखेंगे। इसलिए इनको मिनिस्ट्री के साथ साथ जो ओथ के साथ साथ सेक्रेसी इट मीन्स गोपनीयता का भी शपथ दिलवाया जाता है। आर्टिकल 75 का पार्ट 5 कहता है अगर कोई भी मिनिस्टर ना ही लोकसभा ना ही प्लस राज्यसभा कहीं का भी मेंबर नहीं है और वो मिनिस्टर बन गया तो 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ कहीं ना कहीं का मेंबर बनना होगा, वेदर लोकसभा का राज्यसभा का, उनको मेंबर बनना ही होगा। पार्लियामेंट सैलरीज डिसाइड कर सकती है एंड अलाउंस बाय मेकिंग अ लॉ। पार्लियामेंट ही सारे मिनिस्टर का सैलरी डिसाइड कर सकती है बाय मेकिंग अ लॉ। ए मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन, हाँ अगर वो मिनिस्टर है तो वो लोकसभा प्लस राज्यसभा कहीं पर भी जा कर के बोल सकता है प्लस बैठ सकता है, मीन्स उस जा सकता है। बट ही कैन स्पीक एंड आंसर क्वेश्चन बट ही कैन नॉट वोट। वो सिर्फ उसी सदन में वोट कर सकता है जिस सदन का वो मेंबर है। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वो सिर्फ लोकसभा में वोट कर सकता है, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो सिर्फ राज्यसभा में वोट दे सकता है। हाँ, बट वो लोकसभा और राज्यसभा में वो मेंबर किसी के भी हो, वो किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, बट सिर्फ उनके पास वोट देने का पावर नहीं रहेगा। अब पीएम का मेनली जो फंक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, बट वो ऑटोमेटिक एक्चुअल चीफ हो जाते हैं, वो की पॉलिसी मेकर हो जाते हैं, वो गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन हो जाते हैं। साथ में मतलब कि उनके पास ऑटोमेटिक बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं। वो नीति आयोग के चेयरमैन बन जाते हैं, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट। मेन चीज़ें यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट नॉमिनल है, पीएम रियल हेड कहलाते हैं, हेड ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव। पीएम कौन बनता है, जो कि उस लीडर का मुखिया हो वो पीएम बन सकता है। वो चेयरमैन होते हैं नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के, बहुत कुछ। ये हो गया पीएम। अब आज का लास्ट टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कैसा बॉडी है, सबसे मेन चीज़ है आर्टिकल 76 में इसके बारे में दिया गया। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
आर्टिकल 76 में वैसे बॉडीज़ के बारे में जिनके बारे में आर्टिकल में जिक्र हो तो उसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, और कुछ होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी दो तरह के, परमानेंट होते हैं, टेम्पोररी बेसिस पर होते हैं। जैसे कि फिनेंस का जो बॉडी बनता है वो टेम्पोररी बेसिस पर बनता है, ठीक। और ये जो है परमानेंट बेसिस होते हैं। ये क्या है, लीगल एडवाइज़र है, इट मीन्स एडवोकेट है किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये भी प्रेसिडेंट के प्लेजर पर अपना पोस्ट धारण करते हैं। अब इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन कौन सकता है, वो पहला बात सिटीज़न हो इंडिया का, ठीक, या फिर वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या फिर 5 साल जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, या 10 साल एडवोकेट क्या होना चाहिए। इट मीन्स लॉ वो 10 साल वकील के रूप में काम किए हुए हो, वो एडवोकेट हो। 5 साल कहाँ जज हो, हाई कोर्ट में। इट मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट बनने का जज का नियम होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने का नियम होता है, ठीक। वो 5 साल कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जज हो, या 10 साल उन्होंने एडवोकेट किया हो, या फिर वो मस्ट बी लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के आई में। तो अगर इतना चीज़ होता है तभी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। इनका खुद का कोई अपना सैलरी नहीं होता है, जो प्रेसिडेंट इसका भत्ता तय करेगा वो इनको एज ए सैलरी मिलेगा। ये साथ में अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट विथ सर्टेन लिमिटेशन, ठीक है भैया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि जब प्रेसिडेंट का मन होगा तब उनको हटाया जा सकता है और किन्हीं को भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये फुल रोल एम्प्लॉय नहीं है। इट मीन्स इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि ये 5 टर्म इनको रहना ही पड़ेगा, या फिर 60 जो मैक्सिमम एज है उस तक ये रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट फिक्स, इसका सैलरी भी फिक्स नहीं है। जो प्रेसिडेंट इसका सैलरी डिसाइड करेगा, जो वेजेस डिसाइड करेगा वो इनको मिलेगा। अब फंक्शन क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ये क्या था, लीगल एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन सच मैटर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो। ये किस किस मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो, और एनी लॉ टाइम टू टाइम पर डिमांड क्या हो, या फिर जो प्रेसिडेंट बोला हो। क्या चीज़, प्रेसिडेंट के बोलने पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो, या टाइम टू टाइम बीइंग फोर्स इसको डिमांड किया गया हो, वो इस चीज़ पर अपना एडवाइस देने के लिए बाध्य है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब पार्ट आर्टिकल 76 का पार्ट 4 क्या कहता है कि वो किसी भी कोर्ट में अटॉर्नी जनरल हैज़ राइट टू हियर इन एनी कोर्ट। इट मीन्स वो किसी भी कोर्ट में जा करके हियरिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी टेरिटरी है इंडिया के उसके अंडर में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं और साथ में वहाँ की हियरिंग को सुन सकते हैं। इट मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हियर्ड एंड may represent the government of India in any court within the territory of India। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी कोर्ट में जा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदर फैक्ट्स क्या है इसके बारे में, ये साथ में पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भी भाग ले सकते हैं, वहाँ इस बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है। ये जो भी पार्लियामेंट प्रिविलेजेस है, जो भी सुविधाएं हैं, ये सबको एंजॉय कर सकते हैं आर्टिकल 105 में। अगर मतलब कि AGI जो होता है वो फुल टाइम मेंबर नहीं है, लोअर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट मीन्स वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, बट विथ सर्टेन लिमिटेशन। जहाँ भी गवर्नमेंट की बात आएगी उस केस में उस केस को ये नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।